हाँ जी, नमस्कार साथियों। अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि अपनी जो सीरीज चल रही थी राजस्थान भूगोल की, तो राजस्थान भूगोल में अपने 2 क्लासें हो चुकी है और ये तीसरी क्लास संपूर्ण होने जा रही है। और साथ ही साथ अपने आज एक नोटिफिकेशन भी आ गया 12वीं क्लास का, जो सीईटी 12वीं लेवल पर जो नोटिफिकेशन आया है वो आज ही आया है, और 29/8 यानी 2024। और इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि इसमें 12 प्रकार की भर्तियां शामिल कर ली गई है। तो 12वीं पास के लिए तो बहुत ही सुनहरा मौका है। 12वीं पास जो विद्यार्थी है, घर बैठे हैं या फिर बीए कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक अभी तक नहीं पूरी हुई है, उनकी वो 12वीं बेस पर पेपर दे सकते हैं। 12वीं बेस पर पेपर देंगे तो बताइए कितनी बढ़िया वैकेंसी है उनके लिए। और सीईटी पास करो और ये भर्तियां जो है इनमें शामिल हो जाओ। आप सीईटी पास करने के बाद में इन भर्तियों में आप शामिल हो जाओ। और कौन कौन सी भर्तियां हैं ये देखो, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यानी ये देखो, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर की है। और इसमें पहले कम भर्तियां थी, यानी 8 प्रकार की भर्तियां थी। अब इसमें क्या कर ली है, इसमें बढ़ा दी है संख्या, और संख्या बढ़ा करके वनपाल की वैकेंसी इसमें शामिल कर ली है। वो तो शामिल थी पहले। और छात्रावास अधीक्षक, कितनी बढ़िया सर्विस है ये छात्रावास अधीक्षक, यानी 12वीं पास अगर सरकारी नौकरी मिलती है तो कितनी यानी खुशी की बात होती है। और आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, बस कितनी मेहनत करनी है, सीईटी पास करना है, उसके बाद में लगातार आपको 2-3 महीने यानी तैयारी में जुटे रहना है। ऐसे में लिपिक ग्रेड सेकंड, यानी सेकंड ग्रेड के लिपिक जो इसमें सचिवालय में शामिल होते हैं और इस विभाग में है, और कनिष्ठ सहायक है। और लिपिक ग्रेड सेकंड ये है अपने लिपिक कार्यालय यानी आरपीएससी जो आयोग है उसमें, यानी आपको जाने का मौका मिलेगा। एक जमादार सेकंड ग्रेड है। कांस्टेबल है, कांस्टेबल भर्ती, अगर मान लो कि कांस्टेबल का पेपर देना है, कोई विद्यार्थी सपने ले रहा है कांस्टेबल बनना है अपने को, तो इसमें जो विद्यार्थी है उसको सीईटी पास करना पड़ेगा। और सेकेंडरी लेवल पर भी है और सीनियर अपने स्नातक लेवल पर भी है और सेकेंडरी लेवल पर भी है। तो इसमें ये आपको सीईटी पास करनी पड़ेगी सेकेंडरी लेवल की। और उसके बाद पंचायती राज कनिष्ठ सहायक, अगर आपको एलडीसी बनना है, पंचायती राज ऑफिस में सरपंच के साथ में या फिर वीडियो के साथ में रहना है, वहां पर आपको कनिष्ठ सहायक के रूप में, तो वहां पर 12वीं बेस पर आपको कनिष्ठ सहायक के रूप में भर्ती आएगी और उसमें आप शामिल हो जाओगे सीईटी पास होने के बाद में। और एक जो कृषि विपणन बोर्ड, उसमें अगर कनिष्ठ सहायक की भर्ती है तो भी इसमें सहायक शामिल है। कनिष्ठ सहायक ये किस में आता है, ये आता है इसमें उपज मंडी, कृषि उपज मंडी। इसमें अपने अगर कनिष्ठ सहायक रखना है तो इसमें से अपने रखेंगे सीईटी पास वाले में से, ठीक है। और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी आपने 12वीं पास की है और वहां से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पास की है तो वहां आपको जाने का मौका मिल सकता है। और उसमें आपको कर्म यानी जो लिपिक ग्रेड सेकंड वहां पर रखे जाएंगे। और साथ ही साथ यानी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तक कर्मचारी सेवा नियम, इस डिपार्टमेंट में आपको कनिष्ठ सहायक के रूप में रखा जा सकता है। तो ये 12 प्रकार की यानी 12 पद है। इसमें कितने पद है, ये 12 पद शामिल कर लिए, पूरे 12 पद इसे सीईटी 12th पास में शामिल किए, सेकेंडरी लेवल अपने सीईटी। इसका पेपर कब होना है, अक्टूबर मंथ में होना है। अक्टूबर मंथ में पेपर होना है, तब तक ये अपने पास 2 महीने पड़े हैं। 2 महीने में अपने सिलेबस पूरा कर सकते हैं और सारा का सारा सिलेबस रिवीजन कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज है वो भी चालू कर सकते हैं इसी यानी अपने प्लेटफॉर्म पर। अब क्या है कि थोड़े दिनों बाद में यानी 2-4 दिनों बाद में अपने टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे, साथ ही साथ यानी टोटल अपने यानी टॉपिक वाइज प्रश्न करेंगे, टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। यानी प्रत्येक टॉपिक उठा करके उसमें से प्रश्न दिए जाएंगे और लगभग यानी 100% होंगे प्रत्येक टॉपिक के। तो सारे प्रश्न उत्तर कर लो और साथ साथ में आप डिस्क्रिप्टिव मैटर है वो तो पढ़ ही रहे हो, और उसके साथ साथ में आप यानी आप अगर टेस्ट कर लेते हो तो आपका जो आपकी जो तैयारी है वो और ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। और इसी के साथ है अपने बाकी सारी क्लासें चल ही रही है, बाकी तो सारी क्लासें चल रही है और रिदम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं प्रकार से। और आप देखते रहिए। और साथ ही साथ है ये जो स्नातक लेवल की जो पेपर है वो आपका सितंबर में होने वाला है, 23 सितंबर से शुरू है और सितंबर में कंप्लीट, यानी सितंबर में आपका 25-26 तारीख को यानी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस स्तर में अपने क्या है कि जो लगभग 1 महीना रह गया, और 1 महीना तो नहीं है, अभी थोड़े दिन बाकी रह गए, उसमें अपने सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे जितना होता है उतना। और लगभग यानी अपने जो सिलेबस जितने टॉपिक होते हैं वो पूरे करवाने की कोशिश करेंगे। ऐसे नहीं है कि हाँ आधे अधूरे भागते नहीं फिरेंगे, जितने होंगे उतने पूरे करवाएंगे। और साथ ही साथ ये क्योंकि आप इसमें 12वीं जो पास है ना अपने सीनियर सेकेंडरी वाले सीईटी वाले,
ये विद्यार्थी ध्यान रखें, ये विद्यार्थी है जो अपना रिदम से सिलेबस चलने दें और पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इनका टेस्ट सीरीज और रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, अपने जो मुख्य क्लास थी उस पर चलते हैं। तो अपने जो बात चल रही थी किस पे, बात चल रही थी अपने या राजस्थान भूगोल की। तो राजस्थान भूगोल की बात चल रही थी। राजस्थान भूगोल में अपने क्या पढ़ लिया था, अपने पढ़ लिया था राजस्थान भूगोल में, यानी मरुस्थलीय पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे थे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे थे। उसमें अपने बात की थी, यानी अपने शुरुआत की थी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में से अपने बात की थी। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश दो भागों में बांटते हैं, कितने भागों में, दो भागों में बांटा था। एक तो शुष्कतम और दूसरा अर्ध शुष्कतम। और शुष्कतम को भी दो भागों में बांटा था, एक तो बालू का स्तूप मुक्त वाला प्रदेश, एक अपने युक्त वाला प्रदेश है। तो मुक्त वाला तो अपने पढ़ लिया, उसका अच्छे तरीके से अपने अध्ययन कर लिया, सारी शब्दावली पढ़ ली और कौन सा कहाँ पर मुक्त वाला है, हमादा वगैरह रेग सब कुछ अपने पढ़ लिया। और उसके बाद में युक्त वाला है, उसमें बहुत सारी यानी शब्दावलियां, उनके बारे में अपने बात करते हैं। तो इसमें यानी बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, इसमें अपने बात करते हैं। जैसे मान लो कि युक्त, ये ध्यान रखना यहाँ पर बालू का स्तूप है, ठीक है, इस रीजन में बालू का स्तूप है। वह क्षेत्र जहां पर विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। और बालू का स्तूप प्रकार, कौन कौन से प्रकार के बालू का स्तूप मिलेंगे अपने को, एक जैसे मान लो कि रेखीय बालू का स्तूप, रेखा के रूप में या लंबी रेखा के दौरान ऐसे अपने को मिलेंगे बालू का स्तूप। और बालू का स्तूप होते क्या है, बालू से बने हुए टीबे, ठीक है ना, ये टीबे जो ये टीले है वो मिलेंगे अपने को, ये इन्हें बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रकार के। रेखा के माध्यम से सीधे हैं, लंबे हैं ऐसे, तो लंबाई में अपने को नजर आएंगे ऐसे, और लंबे नजर आएंगे तो ऐसे टेढ़े मेढ़े, और इन्हें बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप। एक होता है पैराबोलिक, इसे भी पढ़ेंगे, और एक होता है अनुप्रस्थ प्रकार के। ये रेखीय माध्यम से सीधे लंबे नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, समकोण पर, यानी ये खड़े होते हैं, खड़े ढाल वाले होते हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ वाले। और शीप भी पढ़ेंगे अपने, सब्र काफिज भी पढ़ेंगे, बरखान भी पढ़ेंगे, बहुत बार प्रश्न आते हैं ये। तारानुमा पढ़ेंगे, शीप भी पढ़ेंगे, शीप दो बार आ गया, अर्ग और इर्ग भी पढ़ेंगे। तो एक बार अपने थोड़ा सा मैप के माध्यम भी देखेंगे अपने सारा कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं अनुदैर्ध्य प्रकार के रेखीय बालू का स्तूप। ये पवन की दिशा के समानांतर होते हैं। पवन जैसे मान लो इधर चल रही है, पवन इधर चल रही है, तो इसके समानांतर ऐसे बनेंगे, ऐसे ये बनेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेंगे ये बालू का स्तूप टीले बनते हैं ऐसे। यानी ऐसे लंबे हो जाएंगे, ये ऐसे लंबे हो जाएंगे, इसे हवा इधर चल रही है तो इस दिशा में क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। ये समानांतर है, यानी पवन के समानांतर चलते हैं। और गति मंद होने से निर्मित बालू का स्तूप ये सर्वाधिक अपने को कहाँ देखने को मिलते हैं, जैसलमेर में मिलते हैं। और कहाँ पर मिलते हैं अपने को, बीकानेर में मिलते हैं। और कहाँ पर मिलते हैं, सूरतगढ़ में मिलते हैं, गंगानगर के सूरतगढ़ में मिलते हैं। तो कहाँ पर मिलेंगे अपने को, अनुदैर्ध्य प्रकार के या रेखीय बालू का स्तूप, ऐसे दोनों नाम देकर के पूछे जा सकते हैं। तो दोनों नाम देकर के पूछे जा सकते हैं। तो ये अपने कहाँ मिलेंगे, जैसलमेर में मिलेंगे, और अपने को कहाँ मिलेंगे, बीकानेर में, और अपने को कहाँ मिलेंगे, सूरतगढ़ में। आगे चलते हैं अपने, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ये कौन से होते हैं, हवा जैसे मान लो इधर चल रही है, और उसके बाद में यहाँ पर ये टीले, ये रेत उड़ रही है, आगे इसमें अवरोध उत्पन्न हो गया, बैरियर आ गया कोई किसी चीज का, या फिर अवरोध उत्पन्न हो गया, या फिर ये बालू का स्तूप ऐसे है और ऊपर खूब सारे ऐसे, इसकी ढाल बिल्कुल खड़ी है, इसकी ढाल बिल्कुल क्या है, खड़ी है। ऐसे में क्या होता है, ये यानी समकोण बनाते हैं। यहाँ पर क्या बनाता है, यहाँ पर समकोण बनाते हैं। तो यहाँ पर पवन दिशा के समकोण पर, पवन के मार्ग में क्या आता है, अवरोध आने पर निर्मित बालू का स्तूप, ऐसे बालू का स्तूप अपने को क्या कहलाएंगे, अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप कहलाएंगे। कौन से प्रकार के, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य वो थे, और ये है अनुप्रस्थ प्रकार के, ठीक है, बिल्कुल। यानी आपको समकोण पर ये खड़े नजर आएंगे, ये टीले जो है ये खड़े नजर आएंगे आपको ऐसे, और यहाँ इकट्ठे होती जाएगी रेत इनकी, और इकट्ठे होते होते यहाँ पर ऐसे बड़े होते जाएंगे, यहाँ पर एकदम इसकी खड़ी ढाल होगी, ठीक है। ऐसे ढाल वाले बालू का स्तूप, यानी ऐसे ढाल वाले जो बालू का स्तूप बहुत आपने देखे होंगे, बिल्कुल एकदम खड़े नजर आते हैं, बड़े बड़े टिब्बे है ना, वो एकदम देखो आप कहीं जाकर के ऐसे अपने यहाँ पर देखेंगे तो ये नजर नहीं आएंगे ऐसे। तो फिर ये बालू का स्तूप अपने को मिलेंगे कहाँ पर, देखो ये बाड़मेर में मिलेंगे, और कहाँ पर मिलेंगे, ये जोधपुर में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं ये,
जोधपुर में मिलते हैं, और साथ ही साथ अपने कहां पर मिलेंगे, यानी जोधपुर और बाड़मेर मिलेंगे ऐसे बालू का स्तूप। कौन से वाले? अनुप्रस्थ वाले। ठीक, आगे चलते हैं। बरखान, बरखान बहुत बारी शब्दावली ये पूछी जाती है। बरखान क्या है? बरखान है, ये देखो बरखान, ये पिक्चर में आप देख रहे हो बरखान ऐसे, ये वाला देखो, बिल्कुल इसकी ढाल क्या है? खड़ी है, बिल्कुल इसकी ढाल क्या है? खड़ी है। और ऐसे ये देखो, ये इसका जो आकार लिए हुए ऐसे, और ऐसे ये, ठीक है, और ये टिब्बा बना हुआ है ऐसे, ये टिब्बा, ये रेत है यहाँ पर, ठीक है, ये रेत है, ये दिख रहा होगा आपको। और अगर ये मान लो कि अगर ये मान लो ये आगे तक लंबी हो जाए, इसकी पूंछ, ये पूंछ या इसकी रेखा जो लंबी हो जाए, इसे अपने सीप बोलेंगे। इसे अपने क्या बोलेंगे? सीप बोलेंगे। आगे तक लंबी हो जाए, ऐसे ऐसे लंबी हो जाए, ये लंबे लंबे फैल जाए ऐसे और ऐसे, तो इसे अपने क्या बोलेंगे? सीप बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको? सीप बोलेंगे। तो बरखान, बरखान तुर्की भाषा का शब्द है ये, जिसका अर्थ है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ठीक है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ऐसे ही यानी शब्दावली पूछते हैं पेपर में, ऐसी शब्दावली पूछते हैं कि बताइए बरखान का अर्थ क्या है, तो इनमें से एक एक ऑप्शन देकर के बरखान का अर्थ है पूछ लेते हैं। तो ये अर्धचंद्राकार क्या है? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। अतः वायु भंवर के द्वारा, वायु भंवर के द्वारा अर्धचंद्राकार वायु जो बालू का स्तूप है बरखान कहलाते हैं। मंथा नदी बेसिन, कौन सी नदी है? मंथा नदी बेसिन, ये सीकर में, और सीकर जयपुर के क्षेत्र में ये सीकर, और यहाँ पर बालेरी गांव है चूरू में। कौन सा गांव है? बालेरी गांव है। और बालेरी गांव और ये मंथा नदी बेसिन, ये क्या है? बरखान के लिए प्रसिद्ध है, बरखान के लिए प्रसिद्ध है। इतनी बात आप याद रखोगे, बरखान किसे कहते हैं और ये कहाँ का जो क्षेत्र है वो फेमस है बरखान के लिए। तो ये मंथा नदी बेसिन ये सीकर में पड़ता है, और भालेरी गांव ये कहाँ पर है? चूरू में। आगे चलते हैं। सब्र काफिज क्या होता है? मंद पवन गति से, यानी हवा चल रही है धीरे धीरे, ठीक है, और झाड़ियों के एक और नवचंद्राकार, ये झाड़ी मान लो, ठीक है, ये झाड़ी है, और इसके एक और यानी एक तरफ क्या हो जाती है, इसको यानी अवरोध मान करके यहाँ पर क्या हो जाती है, यानी मिट्टी बालू का रेत इकट्ठी हो जाती है, हवा की धीरे धीरे इकट्ठी हो जाती है। ऐसे में इसे अपने क्या बोलेंगे? ऐसे स्तूप बनते हैं ना, ऐसे स्तूप बनेंगे, उसे अपने क्या बोलेंगे? सब्र काफिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऐसे स्तूप को सब्र काफिज बोलेंगे। और ये सर्वाधिक कहां पर अपने को देखने को मिलेंगे? ये अपने को देखने को मिलेंगे बीकानेर में। कहां पर मिलेंगे ये अपने को? बीकानेर में मिलते भी, तो इतना ध्यान रखोगे बीकानेर में मिलेंगे, ठीक है। पैराबोलिक की बात करें तो इसी का रूप है ये, सब्र काफिज का ही, झाड़ियों के सारे विकसित बहुमुखी बालू का स्तूप है ये। तो एक मुखी मान लो एक साइड में, और दूसरा इसका यानी बहुमुखी, मतलब चारों तरफ इसके क्या बन जाते हैं? टिल्ले बन जाते हैं या टिब्बा बन जाता है। रेत उड़ उड़ करके क्या आती है? चारों तरफ ऐसा घेरा बना लेती है, और ऐसे में क्या कर लेती है? इस वनस्पति को या इस जो झाड़ी होता है इसको क्या कर लेती है? ढक लेती है पूरा पूरा, और ढकने से बाद में ये क्या हो जाएगा, यानी ये या तो अंदर आ जाएगा या फिर ये थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। ऐसे में ऐसे विकसित जो होते हैं बहुमुखी बालू का स्तूप, ये भी अपने को कहां पर मिलेंगे देखने को? बीकानेर में मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? बीकानेर में मिलते हैं। तो आगे चलते हैं। सब्र काफी समझ में आ गया, पैराबोलिक समझ में आ गया आपको, बरखान समझ में आ गया, और अनुप्रस्थ वाले कौन से आगे? समकोण वाले, ये समझ में आ गया। और अनुदैर्ध्य या रेखीय प्रकार के ये भी आपको लंबे वाले टीले ये नजर आएंगे, ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में, तो ये भी आपको समझ में आ गया। फिर तारानुमा, ये पैराबोलिक का ही आगे विस्तारित रूप है। ये तारे के नुमा, तारे की आकृति में आगे क्या हो जाता है? फैल जाता है ऐसे में, तो इसे बोलते हैं अपने यानी बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप है ना, ये विकसित हो जाता है किसके रूप में? आगे और ज्यादा विकसित हो जाएगा, तो ये तारा यानी तारे की आकृति का मतलब तारे की आकृति का बन जाता है, उसे अपने क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे तारानुमा बालू का स्तूप, तारानुमा बालू का स्तूप। उसके बाद अपने बात करते हैं इर्ग या फिर अर्ग या फिर अर्ग। ये क्या है? वनस्पति रहित क्षेत्र में मंद पवन संचलन होता है। वनस्पति रहित क्षेत्र, वनस्पति रहित, वनस्पति नहीं है यहाँ पर, मंद पवन गति चलती है, संचलन होता है यहाँ पर, और ऐसे उर्मिकाएं बन जाती है। क्या बन जाती है? लहरें बन जाती है। यानी अपने बालू का स्तूप या टिब्बों पर क्या बन जाती है? लहरें से बन जाती है, ऐसे नजर आती है आपको। ये देखो, आप देख रहे हो इसमें पिक्चर में, देखो आप, ये लहरें या तरंगें सी ऐसे नजर आती है अपने को। तो इन उर्मिकाओं से युक्त मरुस्थल जो होता है वो क्या कहलाता है? इर्ग कहलाता है या फिर अर्ग कहलाता है। उर्मिकाओं से युक्त मरुस्थल, ये तीन पिक्चर दे रखी है, इन तीनों में आप देख करके इसमें समझ सकते हो भी
अपने कौन सी उर्मिकाएं हैं और कौन से इसमें इर्ग इर्ग यानी अर्ग या इर्ग इसको कहते हैं। ठीक है, ये उर्मिकाएं नॉर्मली होती है ऐसे। फिर बात आती है दरियन की। किसकी बात आती है? दरियन की। जैसलमेर जिले में भ्रमणशील बालू का स्तूप दरियन कहलाते हैं। यानी भ्रमणशील बालू का स्तूप, छोटे जो बालू का स्तूप है, और वहां पर घूमने के लिए लोग जाते हैं और पर्यटन की दृष्टि से काफी वो महत्वपूर्ण है। ऐसे जो टिब्बे हैं या बालू का स्तूप है वो क्या कहलाते हैं? दरियन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दरियन कहलाते हैं। और इनका एक साथ क्रमबद्ध रूप से मिलना नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाता है। नेटवर्क बालू का स्तूप बताइए कहां पर मिलता है? जैसलमेर जिलों में मिलता है। कहां पर मिलता है ये अपने को? जैसलमेर जिलों में मिलता है। जैसलमेर जिले में मिलता है। कारवा गासी, ये क्या होता है? कारवा और गासी, ये रास्ता है। क्या है ये इसे रास्ता बोलते हैं। किसको? कौन सा रास्ता है ये? दो स्तूपों के मध्य है अगर मान लो रास्ता गुजर रहा है तो इसे अपने क्या बोलेंगे? गासी बोलेंगे या फिर कारवां बोलेंगे। ठीक है, ऐसे मार्ग को अपने क्या बोलेंगे? यानी दो बालू का स्तूपों के मध्य अगर मार्ग गुजर रहा है उसे बोलेंगे कारवां या फिर गासी। ये देखो, ये आकृति आपको नजर आ रही है, ये ऐसे ऊपर उठा हुआ क्षेत्र आकृति है, उसे बोलेंगे अपने टीला। और टीला, और जो आकृति ढाल वाली है और नीचे जो आकृति है उसे बोलेंगे दोरे। क्या बोलेंगे? दोरे। नॉर्मली अपने बात करते हैं कि देखो दूर से देखेंगे तो नजर आ रहे हैं अपने को टीले नजर आ रहे हैं, उसे बोलते हैं दोरा, या दोरा बोल देते हैं या फिर दोरे बोल देते हैं ऐसे नॉर्मली। तो सही अगर लैंग्वेज में देखा जाए या किताबी लैंग्वेज में अपने देखा जाए तो यहाँ पर उनको ऊपर उठा हुआ है उनको तो अपने बोलेंगे टीला। क्या बोलेंगे? टीला या टीले बोलेंगे। और जो दोनों के बीच में जो गहराई में ऐसे नजर आ रही है ढाल वाली, जो अगर जो टिब्बे नजर आ रहे हैं ढाल वाले, ऐसे इनको बोलेंगे दोरा। क्या बोलेंगे? इनको दोरा बोलेंगे। ये देखो टीला और ये दोरे या दोरा, ये टीला, ऐसे। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो सीप किसे बोलेंगे? देखो, सीप बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, यानी बरखान बनते हैं, जब बरखान बनता है, आपको मैंने कहा था ये बरखान, ये दे ऐसे बन रही है, ठीक है ना, ऐसे बन रही है बरखान। और ये टीला यानी रेत इकट्ठी हो रही है और यहाँ पर बिल्कुल क्या है, ढाल इसकी खड़ी है और इसका लंबा हो जाने से ये इसकी दोनों बाजू जो है ये क्या हो जाएगी? लंबी हो जाने पर, यानी इसकी भुजा जो बरखान की एक भुजा क्या हो जाती है, यानी आगे की ओर एक भुजा क्या हो जाएगी? आगे की ओर बढ़ जाएगी, ऐसे आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो इस संरचना को अपने क्या बोलेंगे? सीप बोलेंगे। इस संरचना को अपने क्या बोलेंगे? सीप बोलेंगे। ये देखो एक एक भुजा इनकी बढ़ रही है टिब्बों की, और इसमें क्या होता है? पवन की दिशा में परिवर्तन होता है। कई बार पवन इधर से आएगी, फिर इधर से आएगी, फिर इधर से आएगी, तो फिर क्या हो जाता है? एक इसकी दिशा जो होती है बदल जाती है। इसकी जो भुजाएं होती है, वो जो अपने बरखान की भुजाएं होती है, वो क्या हो जाती है? बदल जाती है। बदलने से एक जो उसकी भुजा है वो लंबी हो जाती है। लंबी होने से ऐसी आकृति को अपने, ऐसी बालू का स्तूप को अपने क्या बोलेंगे? शीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? शीप बोलेंगे। कुछ अन्य शब्दावलियां भी हैं, तो कुछ अन्य शब्दावलियां इनके बारे में अपने बात करें। पलाया क्या चीज है? भी पलाया बहुत बार प्रश्न ये आया हुआ है। पलाया वर्षा ऋतु में जब अस्थायी झीलें बन जाती है। वर्षा ऋतु जैसे मान लो कि जून जुलाई अगस्त, और ये 3 महीने क्या होते हैं? वर्षा ऋतु होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब जैसलमेर टिब्बों में या जैसलमेर जो क्षेत्र है उसमें क्या आती है? बरसात आती है। तो बरसात वैसे तो बहुत कम आती है बरसात, जब भी बरसात आती है जितनी भी, तो उसमें क्या होता है? वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झीलें होती है। ये क्या होती है? झील होती है। क्या होती है? झील होती है। और ये होती क्या है? स्थायी न होकर के अस्थायी होती है, क्योंकि इन्हें अपने क्या बोलेंगे? पलाया बोलेंगे। और सर्वाधिक कहां पर है? ये जैसलमेर में है। टिब्बों से ढाल, जब टिब्बों की ढाल होती है और ढाल से पानी उतर करके, और जो नीचे की जगह होती है, टिब्बों से नीचे की जो जगह होती है वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है और ऐसे अपने को नजर आता है झील का निर्माण ले लेती है। वो पानी जैसे बालू रेत है और उसमें जब पानी नीचे आएगा तो उसमें छोटे छोटे कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? चिकनी मिट्टी के होते हैं। चिकनी मिट्टी के होते हैं, तो वहां पर एक परत बन जाती है। परत बनने से पानी जल्दी से वो क्या होता है? सोखता नहीं है, उसमें सोखता नहीं है। तो ऐसे में क्या हो जाता है? उसकी ढाल वाला एरिया, जो नीचे वाला एरिया होता है, उसमें क्या हो जाता है? वो परत बिछ जाती है और पानी जो है कई दिनों तक, लंबे समय तक, यानी 2 महीने तक या 1-2 महीने तक वो पड़ा रहता है। ऐसी कंडीशन में क्या होती है? वहां पर यानी जल भी उपलब्ध हो गया उनके लिए, और वहां पर बड़े सारे एरिया में क्या हो जाता है?
इकट्ठे हो जाता है और इकट्ठा होने से वो पानी धीरे धीरे महीने 2 महीने में सूख जाता है। सूखने के बाद में वहाँ बुआई करते हैं कौन सी फसल की, यानी कोई भी फसल है इस सीजन में जो फसल बोई जाती है उसकी क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। और वहाँ पर ऐसी फसलें भी बोते हैं। और ऐसी जो सारी जो आकृतियाँ ये अपने को झीलें मिलेगी, वो कहाँ पर मिलेगी, जैसलमेर में मिलेगी, पलाया झीलों। ठीक है। एक होता है बजादा, इसे बोलते हैं बजादा। पलाया के निकट प्रवाहित जल, जब पलाया के निकट जब जल प्रवाहित होकर के ऊपर से टिब्बे के ऊपर से नीचे आता है तो उसमें टिब्बे में बहुत प्रकार के छोटे मोटे कंकड़ होते हैं। क्या होते हैं, छोटे मोटे कंकड़ भी होते हैं। वो आकर के क्या होते हैं, पलाया से पहले इकट्ठे हो जाते हैं। पलाये से पहले क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के जुड़ते जाते हैं। वैसे तो उन कंकड़ या पत्थरों को अपने क्या बोलेंगे, बजादा बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको, बजादा बोलेंगे। पलाया क्या हो जाती है, पलाया झील है, अस्थायी झील है। सूखने के बाद में वो जो मैदान बन जाता है, सूखने के बाद में जब वो खाली जगह हो जाती है उस मैदान को अपने क्या बोलेंगे, बालसन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, बालसन बोलेंगे। वहां पर फसलें भी बोई जाती है। खड़ीन क्या होती है, खड़ीन वर्षा यानी प्रवाहित वर्षा जल, प्रवाहित वर्षा जल को परंपरागत या निकट यानी बांध बना लेते हैं ऐसे। ठीक है। प्रवाहित यानी वर्षा जल, यानी प्रवाहित जब वर्षा होती है तब वो जो पानी वेस्ट होने जा रहा है उस पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। उस पानी को क्या कर लेते हैं, बांध बना करके या फिर कोई छोटी सी झील नुमा आकृति बना करके या बांध बना करके उसमें क्या कर देते हैं, बांध बना करके पानी इकट्ठा कर लेते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए वो क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। और कुलधरा गांव में ये खड़ीन जो है वो स्पेशल यानी मानी जाती है कुलधरा गांव में। कौन से गांव में, कुलधरा, जैसलमेर में एक गांव है और ये गांव खड़ीन के लिए फेमस है। तो इस ऐसे जल को अपने क्या कर लेंगे, पीने के लिए, पशुओं के लिए और अपने यूज करें तो अपने सिंचाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। एनीकट बना लेते हैं, ये बांध बना लेते हैं परंपरागत रूप से। क्या बना लेते हैं, परंपरागत रूप से एनीकट बने हुए। एक शब्द में बात करें तो खड़ीन क्या है, परंपरागत एनीकट है। ये जल संरक्षण की विधि है। जल संरक्षण की करनी यानी जल की सुरक्षा करना या इकट्ठा करना या उसको संरक्षित करना, इनकी एक विधि है, ये खड़ीन कहलाती है। कुलधरा गांव इसके लिए फेमस है। और शताब्दी यानी 15वीं शताब्दी की बात है, 15वीं शताब्दी में 500 से अधिक खड़ीन बनाने के लिए प्रसिद्ध रहा था। कौन रहा था, कुलधरा गांव जैसलमेर का। कुलधरा गांव सर्च करना, इसमें अजीबोगरीब आपको यानी बहुत ही ज्यादा मतलब कुछ अनकही कहानियां हैं वो बताई जाएगी। कभी आप सर्च मार के देख लेना कि इसमें जो कुलधरा गांव जैसलमेर, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनी हुई है और बहुत सारे यानी जो अनकहे सुने या फिर मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल किए हुए हैं जिसमें अभी भूतों का घर है या भूतों का गांव है, ऐसे बहुत सारे यानी सुनने को मिलती है चीजें। टाट या डाट या फिर टाट, ऐसे मरुस्थल की स्थायी झीलें। ये क्या है, मरुस्थल की स्थायी झीलें बोली जाती है। ये मरुस्थल की स्थायी झीलें, जैसे मान लो कि डीडवाना झील है, खारे पानी की झील है, डीडवाना झील है। पंचपदरा झील है बाड़मेर में, ये नागौर में है। डीडवाना कहां पर है, और ये पंचपदरा बाड़मेर में, ये भी खारे पानी की झील है। और सांबर जो नागौर, जयपुर, अजमेर तीनों के साझे यानी तीनों जिलों में साझेदार है ये मतलब सांबर झील है। तो ये सांबर झील ऐसी ही बनी हुई है। इसे अपने एक नाम, इसका नाम ये भी ले सकते हैं कि इसको टाट कहते हैं या फिर इसको टाड कहते हैं या फिर डांड भी कहते हैं। ठीक है। रन भी रन किससे कहते हैं, यानी ये टाट या टाड जो इसके सूखने के बाद में जो दलदली भूमि बचती है उसे अपने क्या बोलेंगे, रन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, रन बोलेंगे। यानी इसके सूखने के बाद जो क्षेत्र अपने को नजर आएगा दलदली भूमि के रूप में, ऐसे इसे अपने बोलेंगे रन बोलेंगे। तो बाप का रन यानी बाप रन जोधपुर में और पोखरण रन है, ये अपने को कहां पर मिलेगा, यानी जैसलमेर में मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। ये देखो पिक्चर, ये टिब्बे है, ये टिब्बे से पानी नीचे आएगा तो अपने साथ में कंकड़ पत्थर लेके आएगा। तो यहाँ पर कंकड़ पत्थर जमा हो जाएंगे और जमा होने से ये इकट्ठे हो जाएंगे कंकड़ पत्थर और यहाँ से पानी रिस करके और नीचे ढलान में जमा हो जाएगा पानी यहाँ पर। और पानी जमा होने से ये तो बन जाएगा पलाया झील। ये भी क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगी पलाया झील, यानी वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झील हो जाती है। सर्वाधिक झीलें जैसलमेर में है, तो ये तो पलाया झील नजर आएगी। ये अपने जो कंकड़ है ये सारे अपने क्या कहलाएंगे, ये बजादा कहलाएंगे। कंकड़ पत्थर जार जो का जमाव, ये क्या कहलाता है अपने को, अपने इससे बोलते हैं बजादा। क्या बोलते हैं, बजादा। जब ये मान लो कि ये पलाया झील है, ये सूख जाता है, इसका पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है। इसका पानी सूखने के बाद में
ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, फिर ये बालसन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये बालसन कहलाता है। तो बालसन यानी पलाया के सूखने पर विकसित मैदान। आगे चलते हैं, जैसे ये टिब्बे है, इनके मध्य में ये क्या है, ये मतलब जो पलाया है, ठीक है। और पलाया जब सूख जाती है या ये स्थायी झीलें बन जाती है, ऐसे में यानी चिकनी मिट्टी से ये क्या बन जाती है, स्थायी झीलें बन जाती है, दलदली भूमि ये विकसित हो जाती है। मरुस्थल की स्थायी झीलें ये, जैसे मान लो कि अपने सांबर पड़ी थी, जैसे मान लो पंचपदरा पड़ी थी, डीडवाना पड़ी थी, तो ये डीडवाना का नाम आया था। ये ऐसी झील है, ऐसी झील है जो स्थायी हो जाती है, ये क्या हो जाती है, स्थायी। और सूखने पर ये, जब ये ज्यादा सूखती है तो ये किस का निर्माण कर लेती है, दलदली भूमि का निर्माण कर लेती है। इसे अपने क्या बोलते हैं, टाड, टाट, डांट ऐसे बोलते हैं, इसको रन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रन कहते हैं। ये नजर आ रहा है क्या आपको, ये पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, ऐसा ही है क्या, दलदली भूमि विकसित हो गई है। ये देखो दलदली भूमि है, नजर आ रही है आपको, और ये पानी इधर थोड़ा सा कम रह गया, सूखने वाला है ये पानी। तो ऐसे में ये सूखती हुई नजर आ रही है झीलें, और सूखने पर ये दलदली भूमि विकसित हो जाती है। आगे चलते हैं, अब अपने शुष्कतम प्रदेश पूरा पूरा पढ़ लिया। शुष्कतम प्रदेश है उसको पूरा पढ़ लिया। शुष्कतम में क्या पढ़ा आपने, यानी शुष्कतम में शुष्क जो बालुका युक्त वाले क्षेत्र है वो भी पढ़ लिया, और बालुका जो युक्त वाला है वो भी पढ़ लिया, मुक्त वाला वो भी पढ़ लिया। अब अपने बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला। अर्ध शुष्क मरुस्थल है, ये 25 से 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है यहाँ पर। इसको 4 क्षेत्रीय भागों में बांटा गया। एक तो है गग्गर बेसिन, और दूसरा इसमें शेखावटी बेसिन, और तीसरा इसमें नागौर बेसिन, और चौथा इसमें लूणी बेसिन। कौन सा, गग्गर बेसिन, और ये देखो गग्गर बेसिन है, ठीक है। और ये अपने पास क्या है, शेखावटी बेसिन है। और ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है नागौरी उच्च भूमि। और ये अपने पास क्या है, लूणी बेसिन है। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यानी यहां से लेकर के और ये इतना क्षेत्र ये मरुस्थल में आता है। किस में आता है, ये मरुस्थल में आता है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया, अर्ध शुष्क, ये वाला अर्ध शुष्क रह गया, और ये वाला शुष्कतम हो गया। शुष्कतम को भी 2 भागों में बांट लिया। ये यानी बालुका युक्त वाला है, और ये बालुका मुक्त वाला है। समझ में आई कि नहीं आई इतनी बात। तो ये मुक्त वाला आपने पूरा कर लिया। अब ये जो युक्त वाला है ये भी पूरा कर लिया। अब अपने बात करेंगे किसके बारे में, अब बात करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में। इसको भी 4 भागों में बांट लिया, गग्गर बेल्ट वाला, और ये शेखावटी बेल्ट, और ये अपने कौन सा, नागौर उच्च भूमि, और ये अपने बात कर ली लूणी बेसिन वाला। कौन सी, लूणी बेसिन वाला। चलो गग्गर बेसिन जो है ये अपने बात करते हैं। गग्गर नदी आती है अपने पास राजस्थान में, यानी कहां से स्टार्ट होती है, शिवालिक पहाड़ियों से स्टार्ट होकर के ये यहाँ पर आ रही है, राजस्थान में इंटर करती है। राजस्थान में हनुमानगढ़ के टीबी तहसील से ये इंटर करती है राजस्थान में। और यहाँ ये देखो गग्गर, यानी गग्गर नदी ये काल का यहाँ से स्टार्ट, यानी हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होकर के ये गग्गर नदी इंटर कर रही है। कहाँ पर, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में इंटर करती हुई गंगानगर से होते हुए पाकिस्तान में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान में इसका नाम है हकरा, ठीक है। पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं, हकरा नाम से जानते हैं। और ऐसे में ये गग्गर बेसिन यहाँ से, ये राजस्थान के नक्शे से यहाँ देखो ऊपर वाले उत्तरी राजस्थान में नजर आएगी। प्राचीन नाम इसके बताओ, गग्गर बेसिन है इसका प्राचीन नाम। इसे बोलते हैं योद्धे, यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों क्षेत्रों को अपने किस नाम से जानते हैं, योद्धे नाम से जानते हैं। किसके नाम से, योद्धे, क्योंकि यहाँ पर योद्धे जाति निवास करती थी। तो इस रीजन को अपने क्या बोलेंगे, योद्धे बोलेंगे। 295 ईस्वी में भूपत भाटी द्वारा, कौन से भाटी द्वारा, भूपत भाटी द्वारा बटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। बटनेर दुर्ग जो वर्तमान में हनुमानगढ़ में है। और 1805 की बात है कि इसी बटनेर दुर्ग को, यानी इसमें बीकानेर के सूरज सिंह ने इस दुर्ग को क्या कर लिया था, जीत लिया था। और मंगलवार का दिन था, और हनुमान जी का वार होने की वजह से इस जो दुर्ग और इस कस्बे का नाम क्या दे दिया, हनुमानगढ़ नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, हनुमानगढ़। और कौन से राजा ने जीता था, ये सूरत सिंह ने जीता था। बीकानेर के राजा थे ये सूरत सिंह। इसके बाद में 1920, ये गढ़ तो वहीं हो गया। उसके बाद में 1920 बीकानेर के गंगा सिंह थे, उन्होंने गंगानगर की स्थापना कर दी। तो इस रीजन को, पूरे रीजन को, यानी जो बटनेर वाले क्षेत्र को, ये सारा जो टीबी वाला क्षेत्र, ये सारा बेल्ट जो है, ये सारा किसके अंतर्गत था, ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। यानी ये पहले जिला नहीं था, ये बाद में जिले की स्थापना की। तो बीकानेर के गंगा सिंह द्वारा गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है या शहर है उसकी अपने स्थापना कर दी। और स्थापना करने से ये जिला 1920 से स्टार्टिंग इसकी मानी जाती है। 1920 से स्टार्टिंग मानी जाती है किसकी, गंगानगर की। तो ये गंगानगर में ही आता था। हनुमानगढ़
बटनेर सब कुछ, यानी जो नौहर भादरा ये सब कुछ है, यानी क्या किस में आते थे, गंगानगर में आते थे। तो ये गगर बेल्ट जो है, ये गगर बेल्ट है, ये सारा संपूर्ण क्षेत्र ये सारा का सारा किस में आ रहा था, गंगानगर में आता था। नाली नाम आता है एक, नाली नाम सुनने का आता है, तो हनुमानगढ़ जिले में गगर नदी की शुष्क घाटी को अपने क्या बोलते हैं, नाली के नाम से बोलते हैं। पाट किसे कहते हैं, इसके तट को या तटीय जो निर्मित मैदान है उसमें यहाँ पर क्या होता है कि गगर नदी जो द्वारा निर्मित बेसिन है उसको अपने क्या बोलेंगे, पाट। इसके नजदीक जो एरिया है वहां पर क्या होता है, खूब सारी यानी चावल की भूमि या चावल बासमती चावल है वहां पर, इसके लिए प्रसिद्ध है वो भूमि या उनका निर्मित मैदान क्षेत्र है। जो नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे अपने क्या बोलेंगे, पाट या तट वाला क्षेत्र। तो जहां पर नदी का पानी यानी आसानी से लगा लेते हैं लोग या फिर आसानी से पहुंच जाता है, ऐसे मैदान में क्या होते हैं, बासमती चावल सर्वाधिक होते हैं, तो इसे अपने क्या बोलेंगे, पाट बोलेंगे। नाली वही हनुमानगढ़ में शुष्क क्षेत्र को या शुष्क घाटी को अपने क्या बोलेंगे, नाली बोलेंगे। और जब ये सूख जाती है, सूखने के बाद में इसके नाली नाम कह देते हैं इसको। यहां पर सेम समस्या है, सेम इस रीजन में, यानी अपने कौन से रीजन में, गगर वाले बेल्ट पढ़ रहे हैं, और गगर वाले बेल्ट में अपने क्या है, कौन सी समस्या है, सेम की समस्या है। तो सेम की समस्या कैसे आई, IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नहरी क्षेत्र में जल रिसाव के कारण, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जल के रिसाव के कारण इसमें क्या आई, सेम की समस्या आ गई है। ठीक है, तो सेम की समस्या आने से यहां पर ये सुर्खियों में रहा है ये सेम समस्या। ठीक है, IGNP नहरी क्षेत्र में जल रिसाव से दलदली भूमि का निर्माण हुआ, और जिसमें केशिका आकर्षण, केशिका आकर्षण का मतलब भूमि के अंदर, ये जैसे मान लो भूमि की ऊपरी परत है, इसके अंदर जो ऐसे यानी केशिका, जो साइंस की ये लैंग्वेज है, केशिका ऐसी बनी होती है, और वो क्या कर देती है, यानी नीचे का जो ऐसे ऊपर से यानी क्या कर देती है, ये जो जल की मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। इसके माध्यम से जल की मात्रा वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। यहां से जल है, मान लो जल गहराई में जल है, तो ऐसे गहराई में जल है वो इसके केशिका के माध्यम से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ये ऊपर क्या है, भूमि की परत है, ऐसे अगर इस भूमि की परत को तोड़ देंगे तो ये बाहर निकलेगा नहीं, ये जो पानी है वो बाहर नहीं निकलेगा, और इस कंडीशन में पानी जो है अंदर ही, इसकी नमी जो है वो अंदर ही बनी रहेगी। और बहुत सारी अपने क्या करते हैं किसान, क्या करते हैं, जब पानी बरसात होती है तो बरसात में ये देखो, ये खेत है, खेत का जो ऊपर वाली जमीन का ये हिस्सा दे रखा है, सतह ये जमीन की, और इसमें क्या करते हैं, पानी भर गया, और उसके बाद में पानी सूख रहा है, सूखने के बाद में फिर क्या हो जाता है, ये पानी अंदर चला गया, और अंदर जाने के बाद में ये जो जमीन है वो क्या हो जाएगी, नमी युक्त हो जाएगी। अब धीरे धीरे ऊपर से सूखना स्टार्ट कर देती है, और सूखने में क्या होता है कि जब ये केशिका अंदर जो केशिका तत्व बने होते हैं ऐसे, जो पानी को क्या कर देते हैं, अंदर सुखा देते हैं अंदर तक, और ये अंदर तक ये सूखे नहीं, ये नमी है वो सूखे नहीं, इसको क्या कर देते हैं, ऊपर वाली परत को तोड़ देते हैं, यानी ट्रैक्टर से बुआई कर देते हैं, और बुआई करने के बाद में ऊपर वाली परत तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये केशिका तत्व जो है इसके माध्यम से जो जल की मात्रा है वो अंदर की बनी रहेगी, अंदर ही बनी रहेगी, ऐसे में वो बाहर नहीं निकलेगा, और ऐसे में नीचे भी आता है और नीचे से ऊपर भी जाता है। तो दोनों कंडीशन में नमी बनी रहेगी ऐसे में, और नमी बनी रहेगी तो अपने को अगली फसल जब उसकी बुआई करेंगे तो उसके लिए यानी आर्द्रता या फिर उनके लिए पानी की कमी महसूस नहीं होगी, इस जमीन को पानी की कमी महसूस नहीं होगी। ऐसे ही क्या होता है कि यहाँ पर जो सेम समस्या, सेम वाली समस्या ना, ये क्या होता है कि लवणीय युक्त भूमियां होती है ना, यहाँ पर लवणीय युक्त, तो वो क्या हो जाती है कि इसके माध्यम से केशिका तत्व के माध्यम से क्या निकलती है, इन पानी के या इन नलियों के माध्यम से ही वो जो सोरे वाली या जो उसकी लवणीय युक्त जो भूमि होती है, लवणीय युक्त जो तत्व होते हैं ना वो क्या निकलते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ऐसे बाहर निकलते हैं। तो जब अपने क्या करते हैं, वो इसे आर्द्रता के माध्यम से बाहर निकलते हैं। जब वो पानी दलदली भूमि हो जाएगा या पानी सूखेगा, ज्यादा पानी होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, ऐसे में बाहर निकलने लग जाते हैं, और इसमें क्या हो जाती है, दलदली भूमि बन जाती है। ऐसे में सोरे वाली समस्या आती है, सोरे वाली समस्या आती है, नमक या ऊपर की ओर आ जाता है, या फिर इस कंडीशन में क्या है कि सोरे वाली समस्या आती है, और क्षारीय भूमि बन जाती है। कौन सी भूमि बन जाती है, क्षारीय भूमि बन जाती है। इसका निस्तारण करने के लिए अपने क्या डालते हैं, जिप्सम डालते हैं। क्या डालते हैं उसमें, जिप्सम डालते हैं, और जिप्सम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें पानी जो है गहराई तक जाएगा, और इसको यही लवणीय युक्त भूमि है, इसको अगर मान लो जितने भी तत्व है लवणीय जो तत्व उनको वहीं रोक देगा। और ऐसे में क्या हो जाता है, जिप्सम डालते हैं, इस
अपने इस कंडीशन से निजात पाने के लिए। तो ये भूमिगत लवण जो है धरातल पर जमा हुए मिट्टी के इस अपर्दन को क्या कहते हैं? सेम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेम से, यानी सेम समस्या, यानी सेम की समस्या या सेम आना कहते हैं। आगे बात करते हैं शेखावटी, गग्गर रीजन की बात होगी, उसके बाद में अपने बात करते हैं शेखावटी रीजन की या शेखावटी बेसिन की बात करते हैं। तो शेखावटी बेसिन जो है ये अपने पास, इस शेखावटी बेसिन में आता क्या, कौन कौन से जिले आते हैं? इसमें चूरू आता है, और क्या आता है इसमें? झुंझुनू आता है, और क्या इसमें आता है? यानी सीकर आता है। तो शेखा सामंत का क्षेत्राधिकार होने के कारण क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था? शेखावटी पड़ गया था। यानी शेखा सामंत के यानी अधिकार क्षेत्राधिकार होने के कारण ये क्या, इसका नाम क्या पड़ गया? शेखावटी पड़ गया था। अब देखो ये गग्गर बेल्ट अपने पढ़ ही लिया, और इसको शेखावटी बेल्ट इसको पढ़ रहे हैं, तो इसको पढ़ रहे हैं, तो ये वाला बेल्ट है, ये तोरावटी, इसका नाम एक शब्दावली आती है तोरावटी। यहाँ पर कांतली नदी है, कौन सी नदी है? कांतली रिवर है, जो अपने यहाँ पर इसका बेसिन जो है, कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे अपने बोलते हैं तोरावटी। क्या बोलते हैं? तोरावटी। एक नाम आता है बांगड़, वो भी यहाँ पर, यानी ओल्ड एल्यूवियल सोइल। एल्यूवियल का मतलब होता है जल्लोड, यानी यहाँ पर पुराने प्रकार की जल्लोड पाई जाती है, और पुरानी जल्लोड होती है उसे अपने क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं, बांगड़ बोलते हैं, यानी बांगर या फिर बांगर बोलते हैं। नए प्रकार की जलोढ़ होती है उसे अपने क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। तो खादर वाला ये सिस्टम, यानी यहाँ पर पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है वो यहाँ पर उसका जमाव ज्यादा होने की वजह से इसे अपने क्या बोलेंगे? बांगड़ बोलते हैं यहाँ पर। तो ये बांगड़ शब्द है या फिर तोरावटी शब्द है, ये दोनों शब्द किससे संबंधित है? ये शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। एक यहाँ पर नाड़ा या नाड़ी ऐसा शब्द भी आता है, ये शेखावटी के पक्के कुएं हैं। पक्के कुओं को अपने क्या बोलेंगे? यानी कच्चे कुएं उनको तो बोलते हैं जोहड़, जो कच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं जोहड़। ठीक है, उनको बोलेंगे अपने जोहड़, और जो पक्के होंगे उनको बोलेंगे नाड़ा या फिर नाड़ी बोलेंगे। और कहां पर बोला जाता है? ये शेखावटी रीजन में बोला जाता है। एक होता है सर, सर का मतलब जैसे गांव के नाम के आगे सर लगाते हैं, तो ये सर शेखावटी में छोटे तालाब होते हैं उनको बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं उसको? सर। छोटे तालाब होंगे उनको सर बोलेंगे, और सर के नाम से ही या उस तालाब के नाम से ही अपने उस गांव का नाम रख देते थे। तो ये जैसे मान लो कि सर लगा करके उसका नाम। थली क्या होता है? थली, थली है चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर में अपने सीमावर्ती भाग है, उसे अपने क्या बोलेंगे? थली बोलेंगे। तो थली का नाम भी अपने को सुनने को मिलता है। तो थली क्या है? यहाँ पर चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर का सीमावर्ती क्षेत्र या भाग जो है वो क्या कहलाता है? थली के नाम से जाना जाता है। इतनी बात आप ध्यान में रखोगे, ये सारी शब्दावलियां हैं वो किससे संबंधित है? शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। इतनी एक बार याद रखोगे, ये सारी है अपने राजस्थान के भूगोल में कंप्लीट हो रही है, और इतने ये शब्दावली है बार बार अपने आगे आती है, और ये यहीं से प्रश्न उठते हैं। तो और कुछ नहीं इसमें, सब ये बांगड़ प्रदेश, ये क्या है भी? बांगड़ कांतली रिवर के नजदीक से निर्मित पुराना जल्लोढ़ मैदान झुंझुनू जिले में बांगड़ प्रदेश के नाम से कहलाता है। बांगड़ प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? ये बांगड़ प्रदेश कहलाता है। तोरावटी की बात करें तो बांगड़ प्रदेश यानी वो कहलाता है बांगड़ प्रदेश। अगर मान लो अपने तोरावटी की बात करें तो कांतली नदी के रिवर के यानी बेसिन जो है ना वो क्या कहलाता है? तोरावटी। इसका जो बेसिन है यानी प्रवाह क्षेत्र बेसिन है वो तोरावटी कहलाता है। और यहाँ पर तंवर राजवंश का क्षेत्राधिकार होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? तोरावटी पड़ा। क्या पड़ा? तोरावटी। जोहड़ की बात अपने कर ही ली, यानी कच्चे कुएं उनको क्या बोलते हैं? शेखावटी में जोहड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जोहड़ बोलते हैं। राजेंद्र सिंह का नाम आपने सुना होगा, अलवर जिले के रहने वाले थे, अलवर जिले के, और इन्होंने यानी जोहड़ संरक्षण कार्यक्रम चलाया था। जोहड़ संरक्षण कार्यक्रम चलाया था इन्होंने, यानी राजेंद्र सिंह ने। राजेंद्र सिंह अलवर जिले के रहने वाले थे। इनको जोहड़ वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, इनको जोहड़ वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। राजेंद्र सिंह भारत में राजस्थान के अलवर जिले से, और ये जल संरक्षणवादी है, और उन्हें अपने भारत के यानी क्या कहलाते हैं? वाटरमैन के नाम से कहते हैं इनको। भारत के वाटरमैन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे प्रश्न यानी बहुत बार पूछे गए हैं, और ये 12th लेवल के जो CET है उसमें डायरेक्ट ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत के वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ऐसे में उन्होंने 2015 में उन्होंने यानी स्टॉकहोम जल पुरस्कार भी जीता था। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो दिया जाता है स्टॉकहोम से, तो वो पुरस्कार भी मिला था इनको, वाटरमैन यानी राजेंद्र सिंह को। और इनको जल के लिए नोबेल पुरस्कार यानी जल के लिए नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। किसको? स्टॉकहोम
जो जल पुरस्कार है इसको। तो इसलिए जल के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अपने भारत के थे, वो थे राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। इनको जोहड़ वाले बाबा के नाम से, ये अलवर जिले के थे। कहाँ के थे ये? अलवर जिले के। और इनको भारत के जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका हिंदी क्या हो जाएगा? जल पुरुष। तो भारत के जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है, ये पढ़ लिया अपने जो घग्गर वाला, ये शेखावटी वाला पढ़ लिया। उसके बाद में नागौरी उच्च भूमि, ये पढ़ते हैं नागौरी उच्च भूमि। ये नागौर यानी उच्च भूमि है। इसमें अपने बात करेंगे सपाल दक्ष की बात आएगी, और इसमें अई छतरपुर की बात आएगी। सपाल दक्ष एक बड़ा क्षेत्र है, उसकी राजधानी है अई छतरपुर। अब दोनों को मिलाकर के किस नाम से जानते हैं? इसको नागौर के नाम से जानते हैं। तो पहले इसको यानी सपाल दक्ष नाम था वासुदेव चौहान के टाइम, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी अई छतरपुर। तो अई छतरपुर राजधानी बनाई। उसके बाद में यहाँ पर नागाओं का यानी नागवंश या नागाओं का यहाँ पर क्या अधिकार हो गया? अधिकार होने से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? नागौर नाम पड़ गया। जंगल प्रदेश, यहाँ पर बहुत प्रकार की छोटी छोटी वनस्पतियां मिलती है। वनस्पतियों की वजह से, जंगल नुमा वनस्पति होने से इस प्रदेश को क्या कहा गया? जंगल प्रदेश कहा गया। तो बीकानेर नागौर का जो क्षेत्र है वो एरिया, इसमें जंगल प्रदेश के नाम से जाना गया। श्रेणियां क्या चीज है? श्रेणियां यहाँ नागौर के आसपास में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। कौन सी है? अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, कटी फटी या जो रेसिड्यूअल जो पहाड़ियां हैं, जो अभी तक डैमेज हो रही हैं, धीरे धीरे यानी डैमेज हो रही है बहुत। यानी पहले ऊंची हुआ करती थी, अब वो बिल्कुल यानी जमीन के लग चुकी हैं। ऐसी अपनी जो पहाड़ियों को अपने किस नाम से जाना जाएगा? श्रेणियों के नाम से जाना जाएगा। कुब्बड़ पट्टी और बांका पट्टी क्या चीज है? यानी इस क्षेत्र में कुब्बड़ पट्टी और बांका पट्टी, यहां पर क्या है? अजमेर के पास में इसका टच एरिया है। जो अपने एक तो जायल है, एक है पुष्कर। तो जायल अपने नागौर में पड़ता है, पुष्कर अपने अजमेर में पड़ता है। इसका पड़ोसी जिला है। इस एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, उस एरिया में लोग रह रहे हैं, वहां पर जो पानी, जो भूमिगत जल है वो क्या है? उसमें फ्लोराइड युक्त है। फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से जो इसमें इसका सेवन करते हैं, पेयजल के रूप में इसका सेवन करते हैं, तो उन लोगों की जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाती है धीरे धीरे। वो एक दिन, 2 दिन, 2 महीने में नहीं मुड़ती है, परंतु इसको सालों लग जाते हैं। यानी 15-20 सालों में क्या हो जाती है? इसका बाद में यानी इन लोगों में कुब्बड़पन देखने को मिलता है। तो कुब्बड़पन देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में क्या होती है? इस पूरे रीजन को अपने किस नाम से जाना जाने लगा? कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाने लगा। वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में सपाल दक्ष प्रदेश यानी अई छतरपुर राजधानी नागाओं के क्षेत्र नागौर होने, यानी इसका नाम क्या पड़ गया बाद में? नागौर पड़ गया। यानी वासुदेव चौहान ने इसका सपाल दक्ष का यानी क्या करवाया था? स्थापना की थी। और इस क्षेत्र का नाम क्या था? सपाल दक्ष था। ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? अई छतरपुर। और बाद में इस नागाओं के क्षेत्र के कारण इसका नाम क्या पड़ा? नागौर पड़ गया था। इसलिए नागौर उच्च भूमि वाला क्षेत्र है। 11वीं सदी की बात, यहाँ पर आनंदपाल यानी ढूंढ ढूंढ करके सैन्य अभियान किया था। इसलिए इस रीजन में यहाँ जयपुर के आसपास जो क्षेत्र था वो ढूंढाड़ के नाम से भी जाना गया। किस नाम से जाना गया? ढूंढाड़ के नाम से भी जाना गया। तो ये क्षेत्र जो था ढूंढाड़ के नाम से भी जाना गया। तो ऐसे में अपने यानी ढूंढ ढूंढ करके सैन्य अभियान चलाया था। तो ऐसे में ढूंढाड़ क्षेत्र, यहाँ पर ढूंढ नदी है। कौन सी नदी है? ढूंढ नदी की वजह से, और ढूंढ ढूंढ कर सैन्य अभियान भी चलाया था। और ढूंढ नदी होने की वजह से इस रीजन को अपने ये क्या नाम दिया गया? यानी इस रीजन यानी इस जयपुर के आसपास वाले जो क्षेत्र है उसको क्या नाम दिया गया? इस क्षेत्र को अपने ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाना गया। आगे चलते हैं, अपने बात करते हैं सपाल दक्ष की। अब इसको यानी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मानचित्र में देख लिया, इसको पढ़ लेते हैं। सांबर झील के निकटवर्ती क्षेत्र यानी 551 में वासुदेव चौहान द्वारा स्थापित किया गया, जिसकी राजधानी क्या थी? अई छतरपुर थी। अई छतरपुर कालांतर में नागाओं का क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। इसलिए ये क्या कहलाया? नागौर कहलाया। जंगल प्रदेश के मरुस्थलीय झाड़ियों के कारण यानी मरुस्थलीय झाड़ियों के कारण ये जंगल प्रदेश या जंगल प्रदेश कहलाया। बीकानेर का क्षेत्र जो आता है ना, ये जंगल प्रदेश में आता है। 1488 और 89, इससे पहले ये क्या था? जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और 1488 और 89 में राव बीका ने क्या कर दिया? बीकानेर की स्थापना कर दी। बीकानेर की स्थापना करने से इस रीजन को क्या नाम दी मिला? बाद में बीकानेर पड़ा नाम इसका। श्रेणियां क्या होती है? श्रेणियां नागौर जिले में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, जो किस नाम से जानी गई? श्रेणियों के नाम से जानी गई। और इसके प्रमुख पर्वत है, श्रेणियों के प्रमुख, यानी इन श्रेणियों में से जो प्रमुख पर्वत अभी तक भी पड़े हैं, और वहां से अपने को क्या मिलता है? अपने को वहां से मिलता है पत्थर। और कौन कौन से पत्थर मिलते हैं? मार्बल मिलता है, सफेद मार्बल मिलता है। वहीं से अपने लेके आते हैं, घरों में लगाते हैं, फर्श में।
ऐसे सफेद मार्बल जो अपने को कहां से मिलते हैं, ये मकराना श्रेणी से मिलते हैं। ये किसकी है, ये श्रेणी है, ये कौन सी, नागौर वाली। तो नागौर कहां पर है, अपने नागौर, अपने मकराना कहां पर है, नागौर में है। तो ऐसे में मकराना श्रेणी है, वहां पर सफेद मार्बल मिलेगा। और मंगलोद क्षेत्र है ना, वहां से मांगलोद श्रेणी है, वहां से अपने को जिप्सम मिलता है, जो अपने काम आता है किसमें, सेम समस्या को दूर करने के लिए। जाइल श्रेणी है, एक जाइल श्रेणी यहाँ पर, जो जाइल श्रेणी कौन सी, पहाड़ियों वाली जो श्रेणी है, एक तो मकराना श्रेणी के नाम से, एक मंगलोद श्रेणी के नाम से, एक जाइल श्रेणी के नाम से। तो ऐसे में फ्लोराइड युक्त होने की वजह से इसे अपने किस नाम से जानते हैं, कुब्बड़ पट्टी के नाम से या बांका पट्टी के नाम से जानते हैं। कुब्बड़ पट्टी यानी जो है वो जाइल और पुष्कर दोनों इसमें शामिल है। पुष्कर अजमेर वाला एरिया और जाइल नागौर वाला एरिया, ये पूरी पट्टी जो ये पूरा क्षेत्र है, ये कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जानते हैं। अब ये पढ़ लिया, गगर वाला पढ़ लिया, शेखावटी वाला पढ़ लिया, नागौरी भी पढ़ लिया अपने। फिर बच गया एक कौन सा, लोनी बेसिन। कौन सा बच गया, लोनी बेसिन। इस मानचित्र के हिसाब से पूरा भूगोल पढ़ देंगे अपने। ये सारा मानचित्र है ना, इसमें मानचित्र में बहुत कुछ बातें हैं, इतना जीके भरा पड़ा इसमें, ये देख देख कर अपने बात करें तो सारा जीके इसमें, पूरी भूगोल इसमें शामिल है। तो इस मानचित्र के माध्यम से चलेंगे। ऐसे में लूनी बेसिन, ये है लूनी बेसिन, ये लूनी बेसिन रीजन है। तो यहाँ पर इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं इसको, लूनी बेसिन को। किस नाम से, एक तो गोंडवाना प्रदेश के नाम से या गोंडवाना क्षेत्र के नाम से, जो पाली के आसपास का रीजन है। 56 पर्वत के नाम से भी यहाँ पर इसको बांटेंगे। 56 पहाड़ियों का समूह है, 56 पहाड़ियों का समूह होने की वजह से इसको नाम क्या दे दिया, 56 पर्वत। यहाँ पर जसवंतपुरा की पहाड़ियां भी, कौन सी है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां भी है। और यहाँ पर सांचौर बेसिन भी है, जालोर के क्षेत्र यानी सांचौर बेसिन भी है यहाँ पर। और साथ में जालोर में क्या है, ग्रेनाइट पर्वत भी है। कौन सी है, ग्रेनाइट पर्वत है। इस वजह से इनको इस यानी भागों में बांट करके अपने देखेंगे। गोडवाड़ प्रदेश या गोडवाड़ या गौड़ राजवंश होने की वजह से, कौन सा राजवंश, गौड़ राजवंश का क्षेत्राधिकार होने के कारण यह क्षेत्र क्या कहलाया, गोडवाड़ प्रदेश कहलाया। 7वीं शताब्दी में यहां पर गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंडोर स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, मंडोर की स्थापना की थी। गोडवाड़ प्रदेश यानी गोडवाड़ प्रदेश है, उसमें मंडोर भी आता है, यानी मंडोर स्थापना की थी। किसने, गुर्जर प्रतिहारों ने। इसकी राजधानी का नाम क्या रखा था, मंडोर। यानी मंडोर की राजधानी का नाम क्या रखा था, ओशिया। मंडोर की राजधानी का नाम क्या रखा था, ओशिया नाम रखा था। क्या नाम रखा था, ओशिया। और 12वीं शताब्दी में रावसिया द्वारा मारवाड़ रियासत की क्या कर दी जाती है, स्थापना की कर दी जाती है। और रावसिया का जो वंशज का जो आगे शासक बनता है वो बनता है रावचुंडा या रावचूड़ा, को मंडोर दहेज के रूप में मिला था। किसको मिला था, मंडोर दहेज के रूप में दिया गया था। 1459 ईस्वी में आंवल बावल की संधि हुई थी। आंवल बावल, यहाँ पर आंवल और बावल की संधि के तहत राव जोधा द्वारा जोधपुर स्थापित किया गया था। जोधपुर की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, जोधा के द्वारा। राव जोधा के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है, जोधपुर की स्थापना की जाती है। तब की बात है, 1459 की बात है। कौन सी संधि के तहत होता है ये होता है आंवल बावल की संधि के तहत। याद रखना भी इतनी। और मंडोर की राजधानी कौन सी थी, ओशिया थी। ठीक है। और ये मंडोर की स्थापना कौन करवाता है, गुर्जर प्रतिहार करवाते हैं। ये सारा का सारा रीजन जो होता है किस में आता है, गोडवाड़ प्रदेश में आता है। किस में आता है ये, गोडवाड़ प्रदेश में। 56 पर्वत की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 56 पर्वत की। बालोतरा में शिवना, बालोतरा कहां पर है, अब तो बालोतरा जो है अपने बाड़मेर में, ठीक है, बाड़मेर में बालोतरा। अब ये क्या बन गया, जिला बन गया है, परंतु यहाँ पर क्या है, यानी शिवाना के मध्य स्थित 56 गुबंदाकार यानी पहाड़ियां 56 पर्वत कहलाती है। ये ग्रेनाइट तथा रायोलाइट, कौन से, ग्रेनाइट तथा रायोलाइट से संपन्न है। 56 पर्वत पर बालोतरा के निकट नाकोड़ा भैरव मंदिर है। नाकोड़ा में नाकोड़ा भैरव मंदिर है 56 यानी पर्वत के बालोतरा के निकट। 56 पर्वत पर यानी बालोतरा के निकट यानी नाकोड़ा भैरव पर्वत जो भैरव मंदिर है स्थित है, और इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नाकोड़ा पर्वत बोलते हैं। नाकोड़ा भैरव मंदिर, इस वजह से इस पर्वत का नाम क्या पड़ गया, नाकोड़ा पर्वत पड़ गया। यहां पर इस पर्वत पर क्या है, पीपलुद गांव है। पीपलुद गांव या फिर इसका नाम है हल्देश्वर महादेव
पश्चिमी राजस्थान का आर्द्र स्थान है ये। पश्चिमी राजस्थान का कौन सा ये? आर्द्र, बिल्कुल आर्द्र नमी वाला स्थान है, इसलिए इसे मारवाड़ का क्या बोलते हैं? लघु माउंट आबू बोलते हैं। तो मारवाड़ का लघु माउंट आबू इसे कहते हैं पीपलुद। किसको कहते हैं? पीपलुद को कहते हैं, ध्यान रखना। यानी मारवाड़ का लघु माउंट आबू या फिर हल्देश्वर को कहते हैं, हल्देश्वर महादेव या फिर पीपलुद गांव को कहते हैं। इन दोनों में से ऑप्शन में से कोई आ जाए। मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? राजस्थान की यानी पश्चिमी राजस्थान है उसका ये क्या है? आर्द्र स्थान है, उसका आर्द्र स्थान है। फिर बात आती है जसवंतपुरा की पहाड़ियों की। किसकी बात आती है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों की बात आती है। तो जसवंतपुरा पहाड़ियां जो है वो जालोर में मिलेगी अपने को। कहां पर मिलेगी? जालोर में। और इन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है ना, वो क्या कहलाती है? डोरा पर्वत है। कौन सी है? डोरा पर्वत। जसवंतपुरा की, यानी अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, बताइए कि डोरा पर्वत कहां पर है, तो आप क्या बताओगे? जालोर में बताओगे या बाड़मेर में। जो पहाड़ियां हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियां, कहां पर बताओगे? जालोर में। ये जो अपने पहाड़ियां जो है ये फैली हुई है कहां पर? जालोर में फैली हुई है जसवंतपुरा की पहाड़ियां। और इसकी सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? डोरा पर्वत है। और पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है, ये कौन से राजस्थान की? पश्चिमी राजस्थान की। दक्षिणी राजस्थान की कौन सी है? दक्षिणी राजस्थान या जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है उसकी है गुरु शिखर, ठीक है। और अगर पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी पूछ ली जाए तो डोरा पर्वत आपको करके आनी है। और ये कहाँ पर है? जालोर में है, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। ग्रेनाइट पर्वत नाम भी आता है ये जालोर जिले में स्थित है, इसलिए ग्रेनाइट पर्वत। यहाँ सर्वाधिक ग्रेनाइट होता है वो जालोर में होता है। सर्वाधिक ग्रेनाइट है वो भी कहाँ पर होता है? जालोर में होता है। इसलिए इस जो पर्वत को अपने किस नाम से जानते हैं? ग्रेनाइट पर्वत के नाम से जानते हैं। सांचौर बेसिन क्या है इसमें? तो सांचौर बेसिन या लूणी तथा उसकी सहायक नदियां या अन्य 4 नदियों से निर्मित ये लूणी तथा उसकी सहायक नदियां, उसकी जो 4 नदियां उनसे ये जो बेसिन निर्मित होता है वो सांचौर नदियां के नाम से या सांचौर बेसिन के नाम से जानते हैं। नदियों की बात करेंगे अपने, 5 नदियों से निर्मित है ये, होने के कारण इसको नाम दे दिया पंजाब कहलाता है। ये सांचौर जो है ये राजस्थान का क्या कहलाता है? पंजाब। तो पंजाब में यानी 5 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? 5। तो पंजाब में 5 नदियां मिलने से इसका नाम क्या पड़ा? पंजाब पड़ा। ऐसे ही अपने यहाँ सांचौर में भी 5 नदियां अपने को मिलेगी, तो वो 5 नदियां मिलने से ये राजस्थान का पंजाब कहलाया। ये क्या कहलाया? राजस्थान का पंजाब कहलाया। इन 5 नदियों की अपने नदियों वाले टॉपिक में विस्तार से बात करेंगे। तो आज अपने लगभग अपने यानी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वो खूब सारा पढ़ा, और ये सारी जो शब्दावली है वो सारी पढ़ ली। और ऐसे में अपने यहाँ से लेकर के राजस्थान को इतना पढ़ लिया अपने, ठीक है। और यहाँ तक राजस्थान को यहाँ तक अपने अध्ययन कर लिए, इतना ऊपर वाला जो राजस्थान है इसका अपने बात कर लिए। सारे टॉपिक यानी 1 2 3 4 और 5 और 6 और इस संपूर्ण का 7 टॉपिक अपने, इन सभी 7 टॉपिकों को अध्ययन कर लिया, और वो भी अपने 3 क्लासों में। तो 3 क्लासों में लगभग पूरा कर लिया, और चौथी 5वीं क्लास लगभग 2-3 क्लासों में ये पूरा हो जाएगा। तो पूरी भूगोल एक बार यानी पूरी भूगोल आप ऐसे मान लो कि बड़ी यानी मोटी मोटा इसमें भूगोल क्या कर लिया अपने, पूरा कर लिया है, ठीक है। ऐसे समझ में आ जाएगी 5-6 क्लासों में। फिर अपने नदियों की बात करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगी। फिर अपने मिट्टियों की बात करेंगे तो और ज़्यादा इसमें कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो सारी अपने बात करेंगे। तो ऐसे में आज की क्लास यानी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और इससे आज पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले वाली जितने भी 2 वीडियो है वो भी आप देखिए, और भूगोल का जो कंसेप्ट है उसको समझिए शुरुआत से लेकर के। और ऐसे में आपको यानी राजस्थान की भूगोल है बहुत ही ईजी लगेगी, और पेपर नज़दीक आ रहे हैं, इसके लिए आपको यानी जितने भी क्लासें हैं वो धीरे धीरे दूसरे विषयों की क्लासें वो भी पूरी करते जाओ साथ साथ में। और अपनी जो टीम है वो इन काम में लगी हुई है पूरी, और सारा सिलेबस लगभग पूरा करवा रही है। तो इनको फॉलो करते रहिए आप साथ साथ में, और साथ साथ में इनको यानी रिवीजन भी करें, और साथ में अगर नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन भी आप करिए। तो आज की क्लास यहीं पर अपने समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।